नमस्कार। आज हम हैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में और उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ आसानी से बाघों की साइटिंग की वजह से मशहूर है, यानी टाइगर टूरिज्म की वजह से। क्योंकि टाइगर को देखने के लिए जो लोग आते हैं, बाघों को देखने के लिए, ये कहा जाता है कि बांधवगढ़ आकर वो कभी निराश नहीं होते। लेकिन हमारा सवाल इस एपिसोड में इससे आगे बढ़कर है कि क्या बांधवगढ़ का मतलब सिर्फ टाइगर दिखना है या टाइगर दिखने से ही बांधवगढ़ की पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। आज हम इन्हीं सवालों पर गहराई से चर्चा करेंगे अपने इस एपिसोड में। आए दिन ये घटना होता रहता है। मतलब साल में इंसान को टाइगर 10, 12, 15 मारते ही रहते हैं साल में। कभी लेपर्ड मार दिया तो कभी भालू मार दिया, कभी हाथी मार दिया, तो चलता रहता है साल में। मतलब 20 से 25 केस होना ही होना है, क्योंकि ज़्यादातर टाइगर जो है इस समय बफर में रह रहा है पूरा। जिस बांधवगढ़ को आप और हम जंगल और बाघों की खूबसूरती की वजह से जानते हैं, उसका एक दूसरा पहलू अक्सर अनदेखा और अनसुना रह जाता है, और वो है यहाँ के वन्य जीवों के साथ आसपास रहने वाली आबादी का टकराव। और कब हुआ ये? सुबह हुआ क्या? सुबह 5 बजे। 45 साल के काशी यादव की पत्नी पिछले साल बाघ के हमले का शिकार बनी। उस समय क्या था कि गाय भैंस देने का टाइम था, तो मैं बता के गया था, क्योंकि मैं पगमार से वहाँ पाया था रोड पे। तो मेरे को ऐसा अंदाज़ा लगा कि मतलब 10-50 मीटर के दूर टाइगर है, और मैं जल्दी के कारण हो गया, वहाँ चला गया, गेट ताला, और वहाँ जैसे पहुँचा तो यहाँ से फ़ोन गया कि टाइगर मार दिया। गाय भैंस भी लेके साथ में गई, तो गाय भैंस तो भाग गए, लेकिन उसको मार दिए। तो ये यहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं पिछले कुछ समय से? हाँ सर, घटना होता रहता है। कहीं ये महुआ कलेक्ट करते समय होता है, कहीं मान लीजिए जैसे गर्मी में कहीं अगर यहाँ रुक गया मानपुर तरफ तो लेट निकलता है, कभी कभी 9 बजे यहाँ से निकलता है टाइगर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर है और इसमें तकरीबन 720 वर्ग किलोमीटर कोर जोन है और बाकी इलाका बफर जोन है। जिस जगह काशी यादव की पत्नी की जान गई, जहां पर बाघ ने उस पर हमला किया, वो एक बफर जोन है जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। टाइगर रिजर्व से लगे हुए ऐसे बफर जोन में अक्सर जंगली जानवरों का आना एक आम बात है। अब लोगों की बसावटें यहाँ पर हैं, उनका रोजगार यहाँ पर है, उनकी खेतीबाड़ी, उनके जीने का हर जो तरीका है जिस पर वो निर्भर हैं, वो इन्हीं इलाकों में है। तो आपको लगता है कि जैसे हर कोई बात करता है टाइगर टूरिज्म, लेकिन आम जनता के लिए यहाँ पर एक दिक्कत भी है ये बढ़ती? बहुत दिक्कत है सर। जो गांव के लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि बाघ रहे यहाँ। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। फॉरेस्ट से जो जुड़ा है उसी बस को है, या होटल वालों को है बस। गांव वालों को कोई फायदा नहीं भाई। होटल वाले बिजनेस कर रहे हैं इधर। तो अभी मान लीजिए हम 13-14 साल से काम कर रहे हैं, मान लीजिए 18 साल मान के चलिए मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ ड्राइवरिंग। अगर मैं चाहूँ कि अपनी गाड़ी इतने साल कमाए जोड़ा हूँ तो मैं अपनी एक गाड़ी डाल दूँ तो रोज़गार बढ़े, वो नहीं है। बड़े बड़े लोगों को चलता है, क्योंकि गांव का कोई बिजनेस नहीं है ना। जंगल से कोई नहीं जुड़ा, बहुत कम जुड़े हैं, और सब बाहर के लोग हैं टोटल। यहाँ तो टाइगर मार देगा तो बोलेंगे नौकरी देंगे, ये देंगे, माहौल ठंडा के लिए, उसके बाद सब भूल जाते हैं। गांव वालों की हताशा के पीछे सरकारी कर्मचारियों का निकम्मापन और महकमे का भ्रष्टाचार भी एक वजह लगता है, वरना ऐसा नहीं है कि इस इलाके में किसी स्थानीय को कोई कारोबार या कोई रोजगार मिला ही ना हो। देखिए, अब पहले जब शुरुआत में जो लोग आए, ये शुरुआत कहूँ तो टूरिज्म के जो 1974 से, तो पहले तो एक ही लॉज था, वो एमपी टूरिज्म का व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज। अभी करीब 85 प्लस हो गए हैं, तो लॉजेस भी बन रहे हैं,
तो लॉजेस बन रहे हैं, तो लॉजेस आर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द लोकल्स। ये इसमें एक शेयर है। हमारे यहाँ जैसे जगह मैं काम कर रहा हूँ टाइगर डेन रिसोर्ट में, यहाँ हमारे पास 99% स्टाफ लोकल है, मैनेजर से लेकर नीचे तक के स्टाफ। तो जो हमारे पास जितना सपोर्ट हो सकता है लोकल्स का, तो अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग स्टॉल लगाते हैं, कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट खोले हुए हैं। तो जिप्सी ही एक आध मात्र। खुद भी लोकल है? मैं लोकल हूँ, मेरा जन्म ही जंगल के अंदर हुआ है। तो मैं तो गाइड हुआ ना, पहले तो मैं गाइड बना। अब गाइड बनने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रॉपर मिल गई, तो आई वाज ऑफर्ड बाय द लॉज टू बी अ नेचुरलिस्ट। अब मैं नेचुरलिस्ट के रूप में यहाँ पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। तो ऐसे करके अगर लोकल चाहे। मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें अभी 750 से अधिक बाघ हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जिस क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं, वहां 2022 का जो एनटीसीए का सेंसस था, उनकी जो गणना थी, उसके हिसाब से कोई 135 बाघ हैं। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि बाघों की सही संख्या का अंदाजा किसी भी जगह पर लगाना बिल्कुल आसान नहीं है, और वो संख्या उससे अलग हो सकती है। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए मैंने पाया कि हमारे नेशनल पार्क्स के आसपास सभी जगह मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। अब वो चाहे बाघ के साथ हो या हाथी के साथ, लेकिन लोगों के मवेशियों की और उनकी अपनी जान जा रही है, उनकी क्षति भी हो रही है। अब इसका कोई एक पुख्ता आंकड़ा एक जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार ने यह घोषणा की है पिछले साल 2025 में कि वो 145 करोड़ रुपए खर्च कर गांव के आसपास फेंसिंग का काम करेगी। मेरी जानकारी में आज की तारीख में इस पार्क में जो है वो मैनेजमेंट जो है वो समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि समस्याओं के अलावा अब क्या बचा है यहाँ। हाथी और टाइगर, ये दो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इन्हीं में जो है वो मैनेजमेंट उलझा हुआ है। इसके अलावा तो बाकी कोई काम बचा ही नहीं ना। और आज की तारीख में जो मेरी जानकारी है व्यक्तिगत, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस पार्क में 200 से ज़्यादा शेर हैं। ऑफिशियल नंबर छोड़ दें। ऑफिशियल नंबर तो जो है वो कभी भी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो है वो गणना करते हैं 2-4 दिन में, और कोर में तो मामला ठीक है, बफर में कौन कहाँ है ये पता ही नहीं चलता है लोगों को। लेकिन फिर भी इस पार्क में जो है वो 200 से कम शेर नहीं है। भाई 80-90 शेर जो हैं वो तो आपको एक टूरिस्ट सीजन में दिख जाते हैं, जिसके कि आपको फ़ोटो, आपके पास में फ़ोटो उपलब्ध होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कि जो हमारे यहाँ का बांधवगढ़ का या कहें या इंडिया में जो भी टूरिज़्म चल रहा है, वो टाइगर टूरिज़्म चल रहा है। टाइगर सेंट्रिक टूरिज़्म है। उसमें क्या होता है कि जब लोग आते हैं तो सिर्फ टाइगर, वो टाइगर का हाइप बना रहता है कि टाइगर दिखना चाहिए, टाइगर देखना है। कुछ दोष वन्य जीवन के लिए हमारे मध्यवर्ग में चेतना के अभाव का भी है, क्योंकि जितना भी हाइप है वाइल्ड लाइफ को लेकर, वो बाजार आधारित पर्यटन या होटल उद्योग ने खड़ा किया है। और इसी कारण हम सिर्फ टाइगर की बात करते हैं और बाघ के परे किसी भी तरह के जंगली जीवन को एप्रिशिएट नहीं करते। तो मेन तो टाइगर ही है, और गिर में भी लॉयन देखने जाते हैं। नहीं तो जंगल तो मध्य प्रदेश में फैला ही हुआ है कितना। जंगल में चिड़िया भी खूबसूरत हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं, वेजिटेशन, बहुत सारे दूसरे मैमल्स हैं। तो जब आप पूरे में जब जाते हो तो तब आपकी जंगल सफारी होती है। अभी क्या होता है, जब आप चल रहे होते हो तो केवल टाइगर के पीछे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको बाकी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और टाइगर नहीं मिला तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। फिर लौट के आया, कैसा रहा आपकी सफारी, बोले कुछ नहीं दिखा भैया। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर जंगल को डीपली एंजॉय करना चाहें तो टाइगर जैसे ऐसे बहुत तरह के मैमल्स हैं, बहुत तरह के जानवर ऐसे हैं जिनको आप देख करके ना उनकी एक्टिविटीज़ से हैप्पी हो जाएंगे। बहुत तरह के नॉकटर्नल मैमल भी मिलते हैं। इवन हालांकि टाइगर और लेपर्ड ये सभी नॉकटर्नल हैं, पर बहुत तरह के हाईली नॉकटर्नल मैमल मिलते हैं। अगर लोग उनका क्रेज़ रखें, जैसे ये टाइगर वैली रिजॉर्ट है, अगर इस जगह की अपन बात करें, जंगल कैंपिंग एक्सपीरियंस देता है। मेक श्योर यहाँ पे से आपको बहुत तरह के ऐसे रात के जानवर मिल जाएंगे, जैसे पार्क्यूपाइन हो गया, हनी बेजर हो गया, कैराकल हो गया,
जो जानवर बांधवगढ़ में लोग बोलते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम लोग उनकी फोटोज रखते हैं रिजॉर्ट कैंपस से। सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि अगर मैं जोन लूँ तो मैं किसी से पूछूँ कि किस जोन में शेर दिख रहा है या ज़्यादा दिख रहा है, मैं उसी जोन में बुकिंग कराना चाहूँगा। आप इस बात के लिए तो आते ही नहीं है कि साहब चलिए मैं तो जिस जोन में टिकट मिल जाएगी उसमें जाऊँगा, क्योंकि सारा का सारा जो है वो नेशनल पार्क का ही तो हिस्सा है, वहाँ भी शेर दिखता होगा, यहाँ भी शेर दिखता है। लेकिन नहीं, आप उस जोन में जाना चाहते हैं जहाँ पर के शेर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि वो दबाव है आपके ऊपर कि आपको शेर देखना है। तो ये समस्या है। और फिर गाइड और ड्राइवर जो है वो आपके दबाव में, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, वो उसे टिप की चिंता है, तो वो उस दबाव में आपके लिए काम करता है। मैं पढ़ रहा था जी। बांधवगढ़ की ही सिर्फ अगर बात करें तो वहाँ 45 तरीके के दूसरे मैमल्स भी हैं। Definitely. वहाँ पर करीब 250 बर्ड स्पीशीज हैं। बिल्कुल। वहाँ पर 100 से ज़्यादा बटरफ्लाईज हैं। जी बिल्कुल। चीतल को देख लीजिए, स्पॉटेड डियर जिसको हम बोलते हैं, वो उसके उस बाइसन्स हैं, आपके सांबर हैं, सांबर जो सांबर स्टैग बड़े बड़े अगर आप देखेंगे तो बड़े एंटलर्स के साथ अपने आप में बड़े ग्रैंड दिखते हैं, जो अपने आप में अपने प्रेजेंस को दिखाते हैं जंगल के अंदर, और वो खूबसूरत एनिमल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ढोल है, हमारे पास बेयर है, लेपर्ड्स हैं। तो जब लेपर्ड और बेयर होते हैं, लेपर्ड दरअसल हिली एरिया में रहते हैं, जो हिली टेरेन में या क्या है तो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, लेकिन जो बेयर्स हैं, बेयर्स वो एक्टिव होते हैं अर्ली मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग। एक्टिव है दरअसल नॉकटर्नल है वो, तो वो दिखने के साइटिंग के चांसेस जो होते हैं वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। भारत में वन्यजीव संरक्षण, खासतौर से प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कार्यक्रमों का एक लंबा इतिहास रहा है जिसे सफल कहा जा सकता है। लेकिन ये सवाल भी उठते रहे हैं कई बार कि क्या इनमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी हुई। अब जब ये कार्यक्रम चले और वन्य जीवों की संख्या बढ़ी, उनकी आबादी बढ़ी, खासतौर से बाघ की आबादी का घनत्व बांधवगढ़ जैसे इलाकों में बढ़ा, तो इसने एक नया आयाम भी जोड़ा यहाँ के जीवन में। टाइगर की संख्या बढ़ी, टाइगर को चाहिए खाना, खाना के साथ साथ हैबिटेट चाहिए। तो उसमें क्या होता है, टाइगर का जो कंसंट्रेशन है इट इज़ स्प्रेडिंग ओवर एवरीवेयर। वो क्या है कि हर जगह फैल रहा है, क्योंकि अंदर जगह है वो ऑक्यूपाइड है, अंदर तो खाना भी है, पानी भी है, सब कुछ, बाहर भी हैबिटेट है, लेकिन वो चूँकि उसका खाना क्या है, वो मवेशी, तो उसका फोकस कहाँ हो गया, मवेशी के ऊपर। कैटल लिफ्टिंग तब भी होती थी, आज से मैं 20 साल पहले बात करूँ, 25 साल पहले, तब भी कैटल लिफ्टिंग होती थी, लेकिन इन दोज डेज इट वाज यूज्ड टू बी रेयर, क्योंकि महीने में 1-2 बार होते थे। नाउ द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। हाँ, अब सी डेफिनेटली इट इज़ देयर, आई मीन रिसोर्सेज के ऊपर तो ही है वो प्रेशर, क्योंकि अभी फ्रीक्वेंट हो रहा है कैटल लिफ्टिंग, मतलब कहूँ तो वीक में 2 या 3 बार हो जाती है आसपास के क्षेत्रों में। तो ये एक चीज़ है। उसका जो आपने कहा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, जैसे अभी बच्चों को लेके, खासतौर से आने वाली जनरेशन को लेके अनुभूति कार्यक्रम बांधवगढ़ में जो चल रहा है, वो कैंप बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम रन किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या होता है उसमें बच्चों को जंगल में घुमाना, आइडेंटिफाई कराना, जंगलों में कैसे सुरक्षित रहना है ये बताया जाता है। अगर कुछ अचानक कोई भी दिखे, यहाँ तक कि पोचर्स के ऊपर भी, कि अगर आपके गांव में इलीगल मूवमेंट दिख रहा है किसी का, जो अनजान आदमी है जो आपके गांव में आ रहा है, उसको भी तो आपको सीधा बीट गार्ड्स होते हैं, बीट चौकियाँ होती हैं गाँवों में, उनको तक इन्फॉर्म करना कि भाई ये अनजान आदमी हमारे एरिया में दिख रहा है, जो जंगल के गाँव में, जो हमेशा नहीं होता था। तो ऐसी चीज़ें भी रिपोर्ट करना। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब नई जनरेशन को जो एजुकेट कर रहे हैं कि भाई ये पहचान करवाना कि ये टाइगर है, टाइगर का नेचर ये है, और अगर इसको छेड़ोगे, मान लीजिए उसने किल कर रखा है गाय को, ये भैंस को मार रखा है, तो गांव वाले क्या करते हैं, उतावलेपन के कारण, एक्साइटमेंट के कारण, ये थोड़ा गए, नज़दीक में गए, अचानक वो क्या हुआ कि सब टाइगर को लगता है कि मेरा भोजन छीन लिया गया, वो उस केसेस में टाइगर अटैक कर देता है। और कई बार जब उनके मवेशी को अटैक करता है तब भी बचाने की कोशिश करते हैं, तब भी अटैक होता है। टाइगर इंटेंशनली दे डू नॉट गो आफ्टर द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज ए प्रे फॉर देम। प्रे कौन है, उनका नेचुरल वो है ही नहीं, प्रे है ही नहीं है। तो वो जब भी होते हैं 99.9% होते हैं बाय मिस्टेक। जैसा आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि महिलाएं जाती हैं जंगल के अंदर, अब महिलाएं जाती हैं, अगर वो एक महिला लकड़ी चुन रही है, हमारे यहाँ, हमारे घास काट नहीं, लकड़ी चुनने जाती है, लकड़ी चुनने के लिए जाती, अलग अलग फैल गई तो ग्रुप में हो सकता है 7-8 गई हों, लेकिन फैल गई अलग अलग। अब वो अचानक कोई ऐसी महिला है जो किसी झाड़ी को नीचे टाइगर छुपा हुआ नजर नहीं देख पा रही है, अब वो बहुत नज़दीक पहुँच गई, तो टाइगर अपने बचाव में उस पर अटैक कर देता है। बात सिर्फ बाघों, भालुओं या तेंदुओं के साथ मानव संघर्ष तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से हाथियों का हैबिटेट, उनका बसेरा खत्म हुआ है, उसके बाद
इस विशाल प्राणी के रहने के लिए भी अब जगह नहीं बच रही और वो ह्यूमन हैबिटेट्स, मानव बसेरों में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी क्षति कर रहे हैं। ये टकराव भी बढ़ रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII की ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है 2025 में कि हाथियों की कुल संख्या देश में तकरीबन 22,500 है और ये हम सब जानते हैं कि वो हमारे वन्य जीवन, इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना ज़रूरी है। हाथी से क्या दिक्कत आती है बताएं? हाथी से दिक्कत ये आती है कि पूरा फसल नष्ट कर देती है, खा जाती है, कचर डरती है। हाँ। हैं, आदमी जाते हैं तो उसको मारे दौड़ती हैं। और हाथी का आदमी कैसे रगड़ सकता है? हाँ। यह प्रॉब्लम है तो इनका बंदेज करो जाए तो कोई जानवर यहाँ न कहे, हाथी यहाँ न कहे। तार का फेंसिंग तो है तो तार का फेंसिंग का तो कचर देती है हाथी। बंदेज का मतलब? बंदेज उसका दीवार बनवाए हाँ। तो कि यहाँ न कहे। हाँ। पूरा दीवार बनवा दे तो न जानवर न कहे, शेर न कहे और न हाथी न कहे। फेंसिंग के तो मान नहीं रहे हैं। फेंसिंग के तो बाघ छलांग मार के आ जाता है। हाथी है तो उसको पसरा देती है, नकिया उठी तोड़ देता है। तोड़ देती है। अभी गांव में जब मैं गया था तो हाथी भी काफी फसल बर्बाद कर रहे हैं। अब हाथी बड़ा जानवर है, जी। उसके साथ कैसे किया जाए? क्योंकि ये चीज मैंने झारखंड में और छत्तीसगढ़ में देखी कि वहाँ कुछ प्रोग्राम थे अवेयरनेस की, हाथी जब आ गया है, उसका मूवमेंट है तो जंगल में न जाए। लेकिन अगर हाथी ने जंगल को और उस इलाके को अपना घर बना लिया है तो फिर कैसे हो? वो थोड़ा सा पेचीदा है, इतना आसान भी नहीं है। लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि आप वो मिर्ची का वो कंडे बनाते हैं, जो उपले होते हैं, वो मिर्ची डाल के उसमें उपले बनाइए, उसको जलाइए तो उसमें उसकी स्मेल, जब वो जलाएंगे तो उसकी स्मेल से हाथी नहीं आएगा फील्ड में। आजकल अभी वो जो शॉक गिविंग वो करंट जो आता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फेंस अपने फार्मिंग इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है जो फार्मिंग फील्ड के चारों तरफ लगा देते हैं, वो अपने बचाव का कारण एक तो बनता जा रहा है। लेकिन कितना भी कोशिश कर लें, उसका क्या है कि हाथी को लगता है कि ये खाना मैं खा चुके हूँ पहले। हाथी की मेमोरी बड़ी तगड़ी होती है, बड़ा सेंसिबल जानवर होता है। साल भर बाद ही जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर उस फील्ड पे, क्योंकि उसको पता है कि मैंने चावल खाया है इस जगह से या गेहूं खाया है। तो कुछ चीज़ें धीरे धीरे अब कंट्रोल होगा, एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे। और वो जो हाथी शुरू में आए थे वो अग्रेसिव थे, और जो हाथी के बच्चे यहाँ पनप रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये लोग हैं या गाड़ियाँ जा रही जंगल के अंदर, तो वो पहले वाले अटैक करते थे, ये मॉक चार्ज होता था, ये वाले भी गांव के ऊपर करते थे। लेकिन अभी जो नए बच्चे हैं वो जानते हैं कि इनका अगर मूवमेंट हो रहा है इंसानों का, तो अपने आप को जंगल के अंदर ही रखते हैं। वो जानते हैं कि हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं। वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ जंगल में रह रहे लोगों के जीवन और अधिकारों को सुरक्षित करने की एक लंबी, तर्कपूर्ण और वाजिब बहस रही है, लेकिन जमीन पर इन्हें एक साथ लागू करना एक टेढ़ी खीर रहा है। इसके पीछे वजह जो भी हो, लेकिन जंगल और जंगली जानवरों को बचाते हुए हम वहां रहने वाले आदिवासियों, मूल निवासियों और बाकी लोगों को असहाय नहीं छोड़ सकते। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे ज्वाइन भी करें। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।